Good evening to all of you. In today's session, we'll discuss everything about JEE counseling. हम सब जानते हैं कि जॉइंट जो एडमिशन काउंसलिंग है वो जोसा जो है वो कंडक्ट करता है और उसके लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हम लोग रजिस्टर करें। जैसे ही अब हमारा जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है, जेई एडवांस का रिजल्ट 5 अक्टूबर को आएगा। 6 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगर हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं और आईआईटीज, इनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो रजिस्ट्रेशन जो है, जो लोग आईआईटी मेंस, जेई मेंस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए, वो लोग जो हैं अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो उन्होंने जेई मेंस में लिया था वो पासवर्ड डालेंगे। लेकिन जो लोग एडवांस के थ्रू आईआईटीज में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग जो अपना पासवर्ड डालेंगे वो आईआईटी एडवांस वाला पासवर्ड डालेंगे। जब आप अपना पासवर्ड डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, तो बाकी सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी अपनी एप्लीकेशन में। और कुछ चीजें जो है वो आपसे अपडेट करने को बोलेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है। उसके जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए जेई मेंस का एग्जाम था, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी गलती कर जाते हैं तो अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें काउंसलिंग बहुत इफेक्टिवली करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड हमें कौन सा डालना है और अपना पासवर्ड आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए ताकि किसी के पास भी आपका पासवर्ड ना हो, कोई आपके साथ किसी भी तरह की शरारत ना कर सके। और जितनी भी बार आप लॉग इन करते हैं, आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, उनको सेव करते हैं, उतनी ही बार आपको उस कंप्यूटर से लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। लॉग इन करके मत रखिएगा, लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। और दो चीजें हैं जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, एक होता है यू आर सेविंग योर चॉइसेस, एक होता है यू आर लॉकिंग योर चॉइसेस। सेव आपने हर बार करनी है जितनी भी बार आप अपनी चॉइसेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन लॉक हमने एंड में ही करना है। अगर आप एक बार लॉक कर देंगे तो फिर आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते और आप फिर चाहें तो भी अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि एंड में ही जाके हमने लॉक करना है। और अगर 1% टाइम ओवर हो जाता है और आप लॉक नहीं करते तो वो ऑटो लॉक हो जाता है। जो लास्ट आपने अपनी चॉइसेस सेव की होती हैं वो चॉइसेस अपने आप ऑटो लॉक हो जाती हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने लॉक नहीं किया तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा। 6 अक्टूबर से हमारी काउंसलिंग शुरू है। तो 6 अक्टूबर को हम लोग जो है शुरू से ही आप काम करना शुरू कर देंगे, बल्कि अभी से ही हम काम करना शुरू कर देंगे। हम चॉइसेस हमें कौन सी भरनी है, कैसी भरनी है, उसकी शीट बनाना जो है वो हम अभी से ही शुरू कर देंगे। तो इसलिए 6 अक्टूबर को जब आपकी चॉइसेस ओपन होंगी, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो हम पहले दिन से ही उसको जो है फिल करना शुरू कर देंगे। बिकॉज इट्स अ टीडियस टास्क, बहुत आसान नहीं है ये टास्क। आप लगभग इतनी सारी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आपको अपनी चॉइस की ऑप्शंस भरना, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डालना, कौन सी ऊपर डालनी है, कौन सी नीचे डालनी है, इट्स अ टीडियस टास्क। तो मेरे हिसाब से हमें बहुत जल्दी ये काम शुरू कर देना चाहिए। और अभी से ही मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह की स्प्रेडशीट्स आप बना के अपने पास रख लेंगे और उस स्प्रेडशीट से आप जो है वो उस दिन जब आपको भरना होगा तो वो आपको आसान रहेगा। जो बी आर्क है उसकी काउंसलिंग जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू है। क्योंकि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आईआईटीज कंडक्ट करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो 10th को आएगा। तो 11 से बी आर्क की जो है वो काउंसलिंग शुरू है।
तो लेकिन जो बीई की काउंसलिंग है वो 6th से शुरू है। आपके 2 मॉक काउंसलिंग होगी। मॉक काउंसलिंग से पहले आपका जो लॉक करने का ऑप्शन है वो एनेबल नहीं होगा। लॉक करने का जो आपका ऑप्शन है वो एनेबल होगा 13th के बाद। एक मॉक काउंसलिंग आपकी फर्स्ट राउंड का जो मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट है वो 11th को आएगा, दूसरी मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट आपका 13th को आएगा। ये मॉक काउंसलिंग हमें एक प्रैक्टिस देने के लिए होती है, उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें क्या क्या मिल सकता है। तो फिर आपकी मॉक काउंसलिंग के बाद आपकी रियल काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आपकी आएगी वो आपकी आएगी 17th को। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो आएगी वो आपकी 17th को आएगी। उसमें आपके पास जैसे ही आपके पास सीट अलॉटमेंट आती है और आपको कोई सीट मिल जाती है और आपको वो सीट पसंद नहीं आती, फिर भी अगर आप नेक्स्ट काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको वो सीट के लिए जो फीस डिपॉजिट करानी है उसका रजिस्ट्रेशन, अपडेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ आपको जो फीस डिपॉजिट करानी है वो करानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कराएंगे तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए सिर्फ वही लोग जाएंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग की फीस डिपॉजिट कराएंगे। आपको वो सीट चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों ही केसेस में अगर आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको फीस डिपॉजिट करानी होगी। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, आपका स्कोर कार्ड, जो आपका आईआईटी जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड है या आपका एडवांस का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, आपकी रैंक एंड स्कोर कार्ड जो है। उसके अलावा आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज की थी सेम फोटोग्राफ आपकी अब भी जो है वो यूज होगी, तो सेम फोटोग्राफ आप अपने पास रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए जब आपको अपलोड करने पड़े, ताकि आप साथ साथ उसको अपलोड कर दें। बहुत ज्यादा टाइम आपको काउंसलिंग्स के बीच में नहीं मिलेगा। अब जैसे आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, उस सीट में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यू वांट टू फ्रीज दैट सीट, यू वांट टू आप फ्लोट करना चाहते हैं या आप स्लाइड करना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब है कि आपको वो सीट पसंद है, आपको वो कॉलेज पसंद है, आप आगे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते, यू वांट टू लॉक योर सीट, आप उस सीट को फ्रीज कर देंगे। और अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है और आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, स्लाइड या फ्लोट। स्लाइड का मतलब है कि आपका जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है वो इंस्टीट्यूट आपको पसंद है, आप उसी इंस्टीट्यूट की दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जो आपने अपनी इस ऑप्शन से ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो आप स्लाइड ऑप्शन डालेंगे। और अगर आप कॉलेज भी चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप फ्लोटिंग ऑप्शन डालेंगे। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन होगी, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोटिंग। तो आप ऑप्शन उसी हिसाब से डालेंगे जो आप चाहते हैं। उसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट है आपका उसमें आप चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पिछले सालों का डेटा निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं। आपकी रैंक पे जो है, रैंक के आसपास 1000 इधर 1000 उधर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आप किस तरीके से इसे करेंगे, आप सबके पास अगर लैपटॉप है तो आप josa.nic.in josaa.nic.in ओपन कीजिए और उसमें लेफ्ट साइड पे नीचे जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स दी हुई हैं वो 2019 की क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स ओपन कीजिए। उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 है ना, बहुत सारे राउंड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में सभी लोग अप्लाई करते हैं, किसी को वो ऑप्शन लेनी हो या नहीं लेनी हो, क्योंकि उसमें फीस डिपॉजिट फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट के बाद करनी होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सीट नहीं लेनी होती, वो फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम 3rd या 4th राउंड को जो है उसकी स्प्रेडशीट निकाल के
उसको पूरा कॉपी करके उसको अपनी एक एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे। अब एक्सेल शीट में उसे पेस्ट करने के बाद, अब वो बहुत बड़ी शीट है, हम को वो थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। अब हम छोटी उसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा का कैंडिडेट हूं, तो मैं हरियाणा की होम स्टेट में आता हूँ, कोटा वाले उस पर जाइए कॉलम पे, उसमें ऑल इंडिया रैंक, HS होम स्टेट रैंक और OS आउटसाइड स्टेट रैंक दी हुई है। तो हरियाणा के लिए, क्योंकि हम होम से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो होम स्टेट हो गई वो हमारी, तो हम उसकी होम स्टेट की रैंकिंग के लिए एलिजिबल है। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी हम जो है वो आउटसाइड स्टेट के लिए एलिजिबल है। और ऑल इंडिया रैंक सबके लिए, उसमें होम स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, आउटसाइड स्टेट वाले भी ऑल इंडिया लेवल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है आपका होम स्टेट वाला रखेंगे हरियाणा का, और बाकी सारे आउट स्टेट वाले रखेंगे, और कोटा वाला जो आपका, उसके बेसिस पे हम बाकी सारे डिलीट कर देंगे ऑप्शंस। यानी कि जैसे मान लीजिए NIT जालंधर है, NIT जालंधर में होम स्टेट की ऑप्शंस भी हैं और आउटसाइड स्टेट की ऑप्शंस भी हैं, तो आप उसमें आउटसाइड स्टेट की रखेंगे क्योंकि आप हरियाणा आपकी होम स्टेट है, और होम स्टेट वाली ऑप्शन सारी डिलीट कर देंगे। ऐसे ही आप हर कॉलेज के लिए ऐसा ही करेंगे। या अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो आप कोटा वाले कॉलम पे जो है वो सॉर्टिंग कर दीजिए, पूरी शीट को सेलेक्ट करके कोटा वाले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें ऑल इंडिया एक साथ आ जाएगा, होम स्टेट एक साथ आ जाएगा, आपका आउटसाइड स्टेट एक जैसा आ जाएगा। तो अब उसमें आप क्या करिए कि हरियाणा की होम स्टेट रख के बाकी सारे होम स्टेट डिलीट कर दीजिए, हरियाणा की आउटसाइड स्टेट डिलीट कर दीजिए, बाकी आउटसाइड स्टेट सारे रख लीजिए। अब आपके पास ऑलमोस्ट आधी स्प्रेडशीट रह जाएगी, आधी आपकी डिलीट हो जाएगी। फिर जाइए आप कैटेगरी पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बाकी सारी कैटेगरीज की जो रैंकिंग है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब फिर और कम हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप एक प्रेफरेंस शीट बनाइए। उस प्रेफरेंस शीट में आपने क्या करना है कि उस प्रेफरेंस शीट में आपने ये देखना है कि आप कौन कौन सी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के लिए जाना चाहते हैं, आप सिविल के लिए जाना चाहते हैं, बाकी ऑप्शंस के लिए आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो आप क्या करिए, सभी कॉलेजेस की ये 3 स्ट्रीम रख के बाकी सभी स्ट्रीम डिलीट कर दीजिए। या कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत अच्छे कॉलेज में तो हम कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे, लेकिन हम जो बाद के कॉलेजेस हैं उनके लिए हम सिर्फ ये 3 स्ट्रीम लेंगे। तो वो क्या करें कि शुरू के कॉलेजेस की सारी स्ट्रीम रख लें और बाद के कॉलेजेस की ये 3 स्ट्रीम रख लें, इस हिसाब से फिर से सॉर्ट करें। और आप अपना, अब जो आपके पास आए हैं, आप क्या करेंगे कि कैटेगरी की डिलीट मारने के बाद जो हमारे पास ओपनिंग रैंक है, पूरी शीट सेलेक्ट करके ओपनिंग रैंक वाले को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आप सॉर्ट कर लेंगे। फिर आपके पास ये आ जाएगा कि कौन से कॉलेजेस की कौन सी स्ट्रीम को जो है वो ज्यादा रैंक वाले बच्चों ने उठाया है, कौन सी स्ट्रीम को कम रैंक वाले बच्चों ने सेलेक्ट किया है, तो वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसमें से जो स्ट्रीम आपको पसंद नहीं है वो डिलीट कर दीजिए, जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है वो डिलीट कर दीजिए, जिसमें आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं जाना वो आप डिलीट कर दीजिए। फिर आपके पास जो ऑप्शन बचती हैं उन ऑप्शंस को अब आप देखेंगे कि आपकी मान लीजिए 10,000 रैंक है। अब 10,000 रैंक में आपने बेस्ट टू वर्स्ट भरना है। आपने ये नहीं सोचना कि आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनको सोचने दो जो आपको देंगे। आपने बेस्ट पहले भरना है, वर्स्ट बाद में भरना है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑप्शन भरा NIT त्रिची, फिर आपने भरा वारंगल, फिर आपने भरा सूरत कर, ठीक है। आपकी 20वीं ऑप्शन आ रही है बिट रांची, और आपको बिट रांची मिल जाता है। उसके बाद की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी डिलीट हो जाएंगी, और नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर आप अपग्रेड कर सकते हो, आप डाउनग्रेड नहीं जा सकते। आप 20वीं ऑप्शन से 19वीं ऑप्शन पे आ सकते हो, 20वीं ऑप्शन से 21वीं ऑप्शन पे नहीं जा सकते। तो इसलिए
बेस्ट टू वर्स्ट भरना बहुत जरूरी है। हमें फर्स्ट रैंक, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ये हमें बताना बहुत जरूरी है, और ये बहुत वाइजली भरना जरूरी है, क्योंकि एक भी अगर कॉलेज या आप स्ट्रीम गलत भर देते हो और वो आपको मिल जाती है, तो आप फिर उसके नीचे नहीं जा सकते, आप उससे ऊपर जा सकते हो नेक्स्ट काउंसलिंग में, नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए अब हमने जो ये सॉर्टिंग की है, इसके बेसिस पे आप अपने हिसाब से एक स्प्रेडशीट तैयार कीजिए, और मान लीजिए आपकी 10,000 रैंक है, तो 7,000 से लेके 13,000 तक की रैंक की बच्चों ने जो जो सेलेक्ट किया हुआ है, वो ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि आपको जो मिलने के चांस है वो वही है 7,000 टू 13,000 वाले। लेकिन 7,000 से ऊपर की जो आप फर्स्ट टू 7,000 वाली रैंक्स भी भरते हैं, वो आप खराब नहीं भरेंगे, वो आप बेस्ट ही भरेंगे। और 13,000 के बाद वाली रैंक्स नो डाउट थोड़ा सा 15-16,000 तक हम ध्यान से भरेंगे, और उसके बाद आप कुछ भी भर दें, क्योंकि आपको 15-16,000 तक, 10,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको 100% वहां तक मिल ही जाएगा, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्प्रेडशीट है, इसका बहुत ध्यान से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत बार मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि मैम अगर हमने लॉक कर दिया और फिर हम चॉइस चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉक करने के बाद आप अनलॉक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको फिर लॉग आउट, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सेव जरूर करेंगे जितनी बार ऑप्शंस चेंज करेंगे, और सेव करने के बाद आप लॉग आउट जरूर करेंगे हर ऑप्शन के बाद। उसके अलावा कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम अगर मान लीजिए मेरे को एक सीट अलॉट हो जाती है, और उस सीट जहाँ पे जिस नंबर पे मुझे वो सीट अलॉट हुई, उससे नीचे मैंने जो है उससे बेटर ऑप्शन भरी हुई है, क्या वो मुझे मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं जा सकते हो। मैं बार बार आपको एक बात कह रही हूँ कि आप डाउनग्रेड नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ मॉक काउंसलिंग जो है ना, उससे पहले भी जो आप ऑप्शंस भरेंगे वो बहुत ध्यान से आप ऑप्शंस भरेंगे, क्योंकि छोटा सा थोड़ा सा वेग आइडिया हो जाता है हमें कि हमें क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। इस चीज पे टाइम स्पेंड करेंगे बेटा, प्रायोरिटीज बनाने में, शीट बनाने में आप सब लोग इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करने का जो टाइम है वो यहीं पर है। आप अगर ये बहुत अच्छे से बना लेंगे, प्रायोरिटीज सही सेट कर लेंगे, तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक आता है कि मान लीजिए कि हम फर्स्ट काउंसलिंग में हमें एक सीट अलॉट हुई, वो सीट हम नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हम नेक्स्ट काउंसलिंग में बिना फीस पे किए जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पे नहीं करते तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पे करना बहुत जरूरी है, अगर हम नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बार आपने सीट फ्रीज कर दी तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सीट पसंद है और आपने फ्रीज नहीं की, फ्लोट करके अगर आप या स्लाइड करके नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं, फिर आप वापस उस ऑप्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सीट किसी और को मिल जाती है नेक्स्ट काउंसलिंग में। तो फ्रीज करनी है तो भी ध्यान से करनी है, और अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं और गलती से आपका रह जाता है, आप स्लाइड कर देते हो, फ्लोट कर देते हो, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है, वो आपको नहीं चाहिए, तो आप वापस बैक सीट पे नहीं जा सकते, आपको वो सीट जो है वो लेनी ही पड़ेगी। एक आता है कि हर एक काउंसलिंग के बाद वो आपको एक एग्जिट की ऑप्शन देते हैं। एग्जिट की ऑप्शन वो लोग लेते हैं जिन्हें आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना और ये सीट भी एक्सेप्ट नहीं करनी। तो अगर आप एग्जिट की ऑप्शन आपने नहीं लेनी, अगर आपने वो आगे काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको एग्जिट की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप मेरे से अभी तक के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर आप
किसी सेल्फ फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको CSAB की साइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। और इस काउंसलिंग के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो 75% मार्क्स जिनके हैं या जो टॉप 20% में आते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। और उसके अलावा जो कट ऑफ जो जेई मेंस में दी गई है उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो लोग सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। बाकी लोग सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, बट दे कैन ऑलवेज रजिस्टर फॉर CSAB। वहां की साइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशंस। एंड उसमें भी दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा। एक में 32-31 आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा 231 इंस्टीट्यूशंस एक जगह पे हैं और लगभग 23 और 25 इंस्टीट्यूशंस एक जगह पे हैं। तो CSAB की साइट भी आप जरूर विजिट करें अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है और आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग में बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलेगा या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सेंट्रलाइज काउंसलिंग, देन यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर CSAB। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जेई मेंस का कुछ स्कोर और कुछ आपका बोर्ड्स का जो भी वहाँ की एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी चेक करके आप उन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में कोई दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, तो कोई भी आपकी चैट नहीं दिखाई दे रही है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। एक क्वेरी सेशन हम लोग जूम पे फिर से करेंगे और वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।